जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 16 अगस्त 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। प्लस अगर आप यूपीपीसीएस में प्रॉपर सिलेक्शन चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन की तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बेस्ट यूपीपीसीएस का बैच है ज्ञान सर का पेड बैच। तो इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ज्ञान सर के पेड बैच को जरूर ज्वाइन करिए। और ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। शांति और शासन की विरासत से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया मालदीव्स के रिलेशन को डिस्कस करेंगे। चाइनीज बिजनेस वीजास के बारे में जो है वो बात करेंगे, चीनी व्यापारी वीजा के बारे में। फिर लिक्विडिटी चैलेंजेस इंडियन बैंकिंग में क्या है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कि लिक्विडिटी चैलेंज मतलब क्या होता है कि पैसा, कि मार्केट में जो है वो कितना पैसा है, क्या इशू हम लोग को पैसे से रिलेटेड देखने को मिल रहा है, पैसों की लिक्विडिटी बोली जाती है। फिर इसके अलावा ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। पीस और गवर्नेंस को लेकर एक हम लोग को देखने को मिल रहा है। पेन और पेपर लेकर बैठिए, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, वही आपको नोट डाउन करनी है। एक इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस हम लोग को देखने को मिले थे। 2006 में नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया था। ये वापस ढाका जो है वो पहुंच गए हैं बांग्लादेश के अंदर इंटरिम गवर्नमेंट को संभालने के लिए, अंतरिम सरकार के नेतृत्व संभालने के लिए तैयार है। देखिए, अभी आपको पता होगा बांग्लादेश की स्थिति। बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह से गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो चुकी है, अराजकता आ चुकी है, हर जगह जो है वो मौत का मंजर, लूटपाट, ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि इस स्थिति को संभालने के लिए मोहम्मद यूनुस जो है वो तैयार है। इनकी एक्सपर्टीज इकोनॉमिक्स के अंदर और सोशल ऑन्टरप्रेन्योरशिप के अंदर यह बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अब आज की डेट में बहुत ज्यादा गरीबी हम लोग को वहां पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए लोग लूटपाट कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, माराधाड़ी हो रही है। ऐसे मंजर सामने आ रहे हैं कि जो कि बिल्कुल रोंगटे खड़े कर दे। देख रहे होगे आप काफी सारे वीडियोस इस प्रकार के, राइट, लगातार रेगुलर बेसिस पर प्राइम मिनिस्टर के बंगले के ऊपर कब्जा कर लिया गया, ऐसी चीजें नजर आ रही हैं। आम आदमी वहां से पूरा सामान निकाल के जो है अपने घर ले आ रहा है खुशी खुशी कि बहुत बड़ा काम कर दिया। ये अराजकता है, एनार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, कि शासन में कोई नहीं, सब कुछ लोगों ने अपने हाथों में ले लिया। तो ऐसी स्थिति बड़ी खराब होती है और इस स्थिति को संभालने के लिए मोहम्मद यूनुस जो है वो तैयार है, ये न्यूज है। यूनुस जो है उन्होंने नोबेल लॉरेट्स के ग्रुप को जो है वो ज्वाइन किया था, एक प्रतिष्ठित समूह जो है नोबेल पुरस्कार विजेताओं का, उनमें ये जुड़े थे। और फिर उन्होंने पीस और जस्टिस पर काम किया, शांति पर और न्याय पर काम किया। काफी सारी कंट्रीज को शांति और न्याय के बारे में जानकारी थी। तो यानी कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इनके पास इतना एक्सपर्टिज्म है कि वो किसी क्षेत्र के अंदर शांति को जो है वो ला सकते हैं, न्याय को जो है वो ला सकते हैं। और अभी इन्हीं दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है बांग्लादेश को, है कि नहीं। बस इतना सा एक टॉपिक था छोटा सा, बट कुछ और के बारे में हम बात करें। जाने माने जो नोबेल लॉरेट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, नोबेल पुरस्कार विजेता जो है जाने माने, जैसे कि लेस्टर बी पियर्सन कनाडा के, इन्होंने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है ये थे 1963 से 1968 के पीरियड में। काफी सारे इन्होंने सामाजिक सुधार किए। इन्होंने एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो है वो चलाई थी जिसने एक नेशनल पेंशन प्लान जो है वो शुरू किया, फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो शुरू किया। इन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ केयर का फाउंडेशन रखा, जो आज की डेट में हमारे यहाँ पर आयुष्मान भारत है ना, तो वो उस समय 1963 से 68 के समय पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उसका फाउंडेशन रखा, उसकी नींव रख दी, इस प्रकार की चीज की कनाडा में। 1957 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया इनको। इन्होंने स्विस कैनाल के इशू जो था उसको रिजॉल्व किया। इन्होंने पहला लार्ज स्केल यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स जो है वो प्रपोज किया। ये बोला कि पीस कीपिंग फोर्स जो है यूनाइटेड नेशन की वो वहां पर तैनात रहे, राइट, और अलाउ किया कि विड्रॉ करो फोर्सेस को और प्रिवेंट करो कि इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स आगे चल के और ना बढ़े। नेक्स्ट, पोलैंड के अंदर हम लोग को लेक वालसा देखने को मिलता है, लेक वालेसा।
तो ये पोलैंड के एज अ प्रेसिडेंट के तौर पर थे 1990 से लेकर 1995। पहली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंसी इनकी थी 1926 के बाद। पहली बार अच्छी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ पोलैंड के अंदर इस समय 1995 में। और जिस समय राष्ट्रपति बनते हैं वेलेसा, ये शिपयार्ड इलेक्ट्रीशियन थे। वेलेसा ने जो है वो सॉलिडेरिटी ट्रेड यूनियन बनाया 1980 में, जिसने यहां पर कम्युनिस्ट रूल को जो है वो एंड कर दिया, साम्यवादी शासन को जो है वो खत्म किया पोलैंड के अंदर। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 1983 में, क्योंकि इन्होंने ट्रेड यूनियन और ह्यूमन राइट्स जो है उनको नॉन वायलेंट तरीके से जो है वो लड़ा था। उनके प्रॉब्लम्स जो थी उनको नॉन वायलेंट तरीके से सॉल्व किया था, राइट। और फिर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कंटिन्यूअस दिया, वो भी नॉन वायलेंट तरीके से। तो ये सब चीजें इन्होंने करी शांति लाने के लिए पोलैंड के अंदर। ऑन्ग सैन सू की म्यांमार के अंदर ये स्टेट काउंसलर थी 2016 से 2021 तक, और 2021 में तो तख्ता पलट हो गई थी, आपको पता है मिलिट्री ने कब्जा कर लिया था, राइट। इन्होंने मिलिट्री रूल से जो है वो पॉलिटिक पार्शियल डेमोक्रेसी लेकर आई थी, राइट। पार्शियल डेमोक्रेसी यानी कि यहाँ पर मिलिट्री का भी रोल रहता है और आधा आधा रोल सरकार का रहता है। बट आपको पता है कि 2021 में म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री ने अपना कब्जा फिर से कर लिया। इन्होंने एंटी जुंता नेशनल लीग का गठन किया था डेमोक्रेसी के लिए 1988 में। जुंता बेसिकली वहां की मिलिट्री को ही कहा जाता है। और पार्टी जो है उसको 1990 में जो है वो विजेता प्राप्त होती है। ऑल दो मिलिट्री ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम आपको बिना पावर में देखते हैं, हम ही पावर में आएंगे। इनको नोबेल पीस प्राइज 1991 में मिलता है, क्योंकि इन्होंने अगेन नॉन वॉयलेंट तरीके से अहिंसक प्रयासों से चीजों को ठीक किया, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के प्रति लोकतंत्र को लेकर आई अहिंसा के थ्रू। ऑन्ग सैन सू की लेगेसी जो है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रही उनके लेटर टेन्योर में, पर्टिकुलरली 2021 में जब मिलिट्री कूप यानी कि तख्ता पलट हम लोग को जो है वो देखने को मिला। इनको गिरफ्तार कर लिया गया और बंदी बना लिया गया। नेल्सन मंडेला सभी लोग आप जानते ही हैं, साउथ अफ्रीका के गांधी। ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के 1994 में। इन्होंने अपार्थीड यानी कि जो रंग भेद जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, उसको जो है वो खत्म किया शांतिपूर्ण तरीके से अफ्रीका के अंदर। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस 1943 में ज्वाइन किया। ये एक सेंट्रल फिगर थे एंटी अपार्थीड मूवमेंट के, रंगभेद विरोधी आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति जो है ये थे। 27 साल जो है वो जेल में रहे थे। 1993 में इन्होंने मतलब इनको जॉइंटली अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज का, और उस समय प्रेसिडेंट जो थे उनके साथ। और इन्होंने पीसफुल तरीके से अपार्थीड रिजीम को यानी कि रंग भेद के का जो इशू चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर उसको खत्म किया और वहां पर लोकतंत्र लेकर आए। ऐसे ही ईस्ट टिमोर एक कंट्री है, जोस रैमोस होर्टा, जो आज की डेट में प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है ईस्ट टिमोर के 2022 से लेकर अभी तक। इससे पहले भी वो इस पोजीशन पे थे 2007 से 2012 तक, फिर प्राइम मिनिस्टर 2006 से 2007 तक। रोमोस जो थे उन्होंने भी इंडोनेशिया से जो है वो ईस्ट टिमोर को जो है वो फ्री कराया, और 2002 में जो है वो एक काफी बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो खत्म किया। फिर नेक्स्ट इनको नोबेल पीस प्राइज जो है वो मिलता है 1996 में, क्योंकि इन्होंने वही ईस्ट टिमोर को जो है वो फ्री करवाया इंडोनेशिया के दबाव से, और वो भी बहुत पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्वक, राइट। तो इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। अब आपको क्या करना है, ये 5 जिन इंपॉर्टेंट लोगों के मैंने आपको नाम बताए, इनसे रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट जो है वो आप मेंशन कर लो कि ये आज की डेट में मतलब ये उस समय किस पोजीशन पे थे, इनको नोबेल पीस प्राइज कब मिला और किस पर्पस के लिए मिला। तो थोड़ी सी एक स्टोरी, बस 3 लाइन में आपकी ये पूरी चीज फिनिश होनी चाहिए, मतलब एक एक पर्सनालिटी 3 लाइन। अब नोबेल लॉरेट जो है यानी कि जो नोबेल विजेता जो है उनका लीडरशिप रोल का क्या महत्व होता है। तो एक तो देखो ये सिंबल ऑफ होप रहते हैं, ये आशा के प्रतीक होता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा कि इन्होंने इतने बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं और वो भी इतने संघर्ष करके, और वो भी बिल्कुल सही तरीके से, तो इससे लोगों को, दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है। फिर ये भी कहा जाता है कि हाँ भाई हम न्याय और शांति जो है वो ला सकते हैं, राइट। फिर गवर्नेंस में चैलेंजेस,
जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि कई बार जैसे एक्सपीरियंसेस जो थे लीडर्स के, ऑंग सैन सू की के, इथियोपिया के हेड ऑफ स्टेट के, जिन्होंने काफी सारे चैलेंजेस जो है वो फेस किए, उसके बावजूद जो है वो उभर कर आए। तो ये भी एक प्रकार की प्रेरणा हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। सभी नोबेल लॉरेट जो है वो सक्सेसफुली अपने आइडियल्स को जो है वो इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं बना पाए। कई बार उन्होंने स्टार्ट तो किया बट एंड अच्छा नहीं हुआ। वही जो ऑन सैन सूकी की बात हो रही है, ये चेंज तो कर दिया ने, बट एंड में जो है ये उसी जाल में खुद खुद ही फंस गए। जैसे बोलते हैं ना कि स्टार्टिंग में, जैसे कि आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, स्टार्टिंग में बड़े जोश जोश के साथ ज्वाइन करोगे कि करप्शन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। बट कुछ समय जब वो होता है ना कि जब सामने 100 करोड़ रुपए खुलते हैं, तब लगता है कि यार थोड़ा रख लेते हैं अपने लिए। कई बार ऐसा कुछ लोगों के ईमान ऐसा बदल जाता है। स्टार्टिंग में बड़ा जोश रहता है, स्टार्टिंग में बड़ा ईमान साफ रहता है, बट जब सामने ऐसी चीज रखी रहती है तो उससे ईमान डोल जाता है। बस ये वाली चीज ही है जो मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से। तो ये था बस एक छोटा सा टॉपिक, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी एक अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करिए, शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास कल एक नोटिस जो है वो आ गया है कि चैनल जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो करंट अफेयर्स के लेक्चर को बंद करना पड़ेगा। तो कंपनी की तरफ से ये नोटिस जो है वो आया है। तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, शेयर करें, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ करंट अफेयर्स और पेड ग्रुप के लिए ही जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, बाकी के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो अब अगर सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग को जो है वो करंट अफेयर्स जो है वो प्राप्त हो, लेक्चर्स, तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक का बटन जरूर हिट करा करें, और एंगेजमेंट बढ़ाएं, यानी कि कमेंट, जब मैं पूछता हूँ कोई चीज तो उसका आंसर लिखा करो कमेंट बॉक्स में, राइट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि ये चैनल जो है वो उठेगा नहीं, तो फिर ये बंद कर दिया जाएगा। तो कल ही कंपनी की तरफ से हमारे पास ईमेल आया, तो उसमें ये चीजें मेंशन थी, और ये चीज जो है वो सिर्फ आपके सपोर्ट के थ्रू ही हो सकती है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक करो, शेयर करो। मतलब सिर्फ लाइक ही कर दोगे ना तो यूट्यूब को लगने लगेगा कि हाँ, क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं बट लाइक्स बहुत कम आते हैं, तो उसको लगने लगेगा कि हाँ ठीक है, एंगेजमेंट बढ़ रहा है, तो वो प्रमोट खुद ब खुद प्रमोट कर देगा, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो एटलीस्ट लाइक जरूर किया करो, कमेंट एक आधी कर दिया करो जो भी अच्छा लगे, राइट। या टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज है वो मेंशन कर दिया करो। क्वेश्चंस तो मैं पूछता ही हूँ, बट आंसर्स बहुत कम लोगों के आते हैं। इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हमारे इंडिया के हैं, उन्होंने रिसेंटली विजिट किया था मालदीव्स में, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दोबारा से शुरू करना। अभी मालदीव्स के साथ बड़े इश्यूज हुए थे ना, आपको पता होगा। विजिट ये तब हुई जब हम लोग को दोनों कंट्रीज के बीच में बड़े इश्यूज जो है वो देखने को मिले। आपको याद होगा, ये उस समय की बात है जिस समय हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं, शायद अंडमान या लक्षद्वीप के बीच में जो है वो जाकर बैठ गए थे। अंडमान में गए थे शायद, है ना। वहां पर जो है फोटो खिंचवाई कि मालदीव जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे रहो, इंडिया में ही, इंडिया में सब मिलेगा, राइट। तो वो एक इशू जो है वो दोनों कंट्रीज के बीच में हो गया था। हालांकि इंडियन वर्कर्स काफी ज्यादा परेशान थे वहां पे मालदीव्स के अंदर, इस चीज को लेकर भी बड़ा इशू था। तो इंडिया की लाइन ऑफ क्रेडिट असिस्टेड प्रोजेक्ट जो है वाटर और सीवेज नेटवर्क के ऊपर, उसका उद्घाटन किया गया 28 आइलैंड में मालदीव्स के। जो कि इंडिया का कमिटमेंट ये कहता है कि हाँ भाई, हम अपनी जो आसपास की जो कंट्रीज है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। सिंपल शब्दों में बताऊं तो हम सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट होता है सॉफ्ट लोन। हम सॉफ्ट लोन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं मालदीव्स को, जिससे कि मालदीव्स के अंदर जो है वो सीवेज नेटवर्क जो है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो। और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट करी ग्रेटर माली कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये मेल कनेक्टिविटी नहीं होगी, ये माले होगी, ये माले है, ठीक है। तो इसको मेल मत पढ़ना है, मेल मेल नहीं है, वो माले है। तो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसकी साइट पर विजिट किया, और उस पर भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को। और आसपास के जो आइलैंड्स हैं उनके साथ जो है वो उसको लिंक किया जाएगा, यानी कि आसपास के आइलैंड को आपस में लिंक किया जा रहा है। वही है ना कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। फिर एक एमओयू जो है वो हम लोग को देखने को मिला, साइन किया गया, जहां पर बताया गया कि ट्रेन किया जाएगा 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स को इंडिया के अंदर। ये चीज लिख लो, 1000 मालदीवियन सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में ट्रेन किया जाएगा कि भाई किस प्रकार से आपको शासन करना है, वो उनको सिखाया जाएगा। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये भी लिखो, यूपीआई जो है वो मालदीव्स के अंदर शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। फिर इसके अलावा 6 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया, जॉइंटली उद्घाटन किया गया, फोकस किया गया मेंटल हेल्थ के ऊपर, स्पेशल एजुकेशन के ऊपर, स्पीच थेरेपी के ऊपर, स्ट्रीट लाइटनिंग के ऊपर। तो ये बेसिकली जो मालदीव्स के जो लोग हैं उनका
सामाजिक विकास होगा, सोशल अपलिफ्टमेंट उनका हम लोग को देखने को मिलेगा, सोशल डेवलपमेंट। तो ये वहाँ के लोगों के सोशल डेवलपमेंट के लिए इस प्रकार के भी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। फिर एनवायरनमेंट के लिए तो किया ही जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि एनवायरमेंटल और कल्चरल डिप्लोमेसी के पार्ट के तौर पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और मालदीवियन मिनिस्टर्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, लिख लेना, एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव, जिसके थ्रू 5 मिलियन पेड़ ट्री प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को रहा है। 5 मिलियन पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम, याद रखना 50 लाख पेड़ लगाने का एक प्रोजेक्ट है। फिर मालदीवियन डिफेंस मिनिस्टर के साथ जब डिस्कस किया गया तो दोनों ने ही कंफर्म किया कि हाँ, हम मिलकर एक अपनी जो सिक्योरिटी जो है उसको मजबूत बनाएंगे, अपनी पार्टनरशिप जो है वो मजबूत बनाएंगे और इंडियन ओशन रीजन में जो है वो सिक्योरिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चाइनीज मिलिट्री का एंगेजमेंट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, चाइनीज शिप्स वगैरह बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा विजिट जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रीअफर्मेशन है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इंडिया और मालदीव्स के बीच में, स्पेशली उस समय जब मालदीवियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रो चाइना स्टैंड पर है। यानी कि आज की डेट में ये विजिट हमने इसलिए करी क्योंकि आजकल मालदीव जो है वो चाइना के साथ ज्यादा बातचीत कर रहा है। सो इनिशियल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी और फिर हमने अपनी इंडियन मिलिट्री को वहां से मालदीव से हटा दिया, तो एक सिग्नल जो है वो जा रहा है कि हाँ भाई, हमारे रिलेशन जो है वो दोबारा से ठीक हो रहा है। इकोनॉमिक और सोशल टाइज दोनों कंट्रीज के बीच में मजबूत है काफी ज्यादा। इंडिया जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है मालदीव्स के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, टूरिज्म में। ठीक है, फिर रीजनल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेटेजिक बैलेंस, ये विजिट जो है वो अंडरलाइन कर रही है इंडिया के रोल को कि भाई इंडियन ओशियन रीजन में पर्टिकुलरली मालदीव्स ग्रैपल्स विद इकोनॉमिक चैलेंजेस। तो इस क्षेत्र में मालदीव जो है वो सबसे ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहा है, जिसके बारे में आपको पता होगा। तो देखो क्या होता है, मेन होता है पैसा भैया। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर आप किसी को पैसे से सपोर्ट कर दो ना थोड़ा बहुत, तो वो आपका अपना हो जाएगा। और हम इसी चीज पर फोकस करते हैं। और पैसा ही एक ऐसी चीज होती है कि जब किसी का होता नहीं है तो उसका सब टूट गया होता है, घमंड वमंड सब कुछ उसकी बैंड बजी पड़ी रहती है। और जब पैसा होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो विजिट थी एज अ डिप्लोमेटिक सिग्नल के तौर पर देखने को मिली कि हाँ भाई, दोनों के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, है ना, बस यही कंटिन्यूटी और कुछ नहीं है। हाँ, बट कुछ चैलेंजेस हैं। इंडिया आउट कैंपेन मालदीव्स के अंदर ये पोर्ट्रे करता है कि इंडिया का प्रेजेंस जो है वो पब्लिक परसेप्शन और बायलैटरल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। अब इसके अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि पब्लिक डिप्लोमेसी ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो यार, दोनों कंट्रीज की पब्लिक जो है वो राजी होनी चाहिए। नहीं तो फिर पता लगा आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हो, वहां पे वर्कर्स ही जो है वो स्ट्राइक पे चले गए, फिर क्या कर लोगे आप। जैसे कि आज की डेट में हम लोग को ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है ना, तो वहीं वहां पर ये काफी पाकिस्तानी जो है वो चाइना के जो चाइनीज जो वर्कर्स आते हैं तो वो शोषण करते हैं, तो उनसे बड़े परेशान हैं। और कई बार फिर वो काम वाम नहीं करते हैं, तो ऐसे इश्यूज भी हम लोग को देखने को मिलता है। अब देखो, ये चीनियों पे जो है वो नजरें रखना बहुत ज्यादा जरूरी है तो इसी चीज के लिए हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि चाइनीज बिजनेस वीजा को जो है वो सुव्यवस्थित करने का काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने एक नया पोर्टल शुरू किया, यानी कि एक वेबसाइट शुरू करी है कि जिससे कि हम लोग जो चाइनीज टेक्नीशियंस जो आते हैं ना, तो उनको शॉर्ट टर्म बिजनेस वीजा जो है वो अप्रूव कर सके उनके लिए। क्योंकि देखो यार, अभी हम लोग को इनसे थोड़ा काम करवाना है। हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, नई नई चीजों पर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो चाहिए, या कोई एक्सपर्ट चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए। अब जो चाइना वगैरह है वहां पर स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो मिल जाती है, उनको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम जो है वो कैसे बनाना है, क्या करना है। तो उनको बुलाकर सीखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए इनको हम लोग ला सकें, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कई बार जो है वो डिले हो जाता है ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, कुछ गड़बड़ी हो गई, कोई मशीन खराब हो गई, तो हमारे यहाँ के एक्सपर्ट सही नहीं कर पा रहे। बट चाइना को एक्सपीरियंस है, चाइनीज वर्कर्स को, राइट। तो उन लोग को बुलाया जाता है, अब उनका डिले हो जाता है क्योंकि अब वही जांच पड़ताल और ये सब चीजों में। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये कहा है कि ये इंश्योर करो कि भाई ये जो ट्रेंड जो वर्कफोर्स है वो स्मूथली जो है वो इंडिया के अंदर आ सके फटाफट, जब जरूरत पड़े तब। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई डिले हो रहा हो, राइट। तो वो वाली चीज थी, बस यही चीज हम लोग को देखने को रही। अब ये इसलिए जरूरी है, चाइनीज टेक्नीशियन ऑपरेशंस में डिले हो रहा है, राइट। कॉस्ट एफिशिएंसी, कई बार ये चाइनीज टेक्नीशियन जो है फेवर करते हैं इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को अफोर्डेबिलिटी के लिए कंपेयर टू वेस्टर्न या फिर साउथ ईस्ट एशियन काउंटर पार्ट्स, है ना। तो कई बार ये भी हम लोग को देखने को मिलता है।
ग्लोबल ऑर्डर फुलफिलमेंट जो है वो कई बार उसमें दिक्कतें आती हैं हम लोग को कि भाई अगर ऑर्डर जो है वो दिया हुआ है, अब यहाँ पर ऑर्डर बन के तैयार नहीं होगा तो हमें भेजेंगे कैसे? फिर आत्मनिर्भर भारत हमें जो है बनाना है, तो इन सब चीज़ों पर काम करना है। अब आज की डेट में बॉर्डर टेंशन है, 2020 का गलवान जब से क्लैश हुआ है तब से जो भी चाइनीज़ आता है तो उसको हम लोग थोड़ा-सा देख समझ के परख के जो है वो वीज़ा देते हैं, है ना? एफडीआई पॉलिसी में हमने अमेंडमेंट जो है वो किया है, राइट? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर। इसके प्रेस नोट 3 जो हम लोग को देखने को मिला था, इसमें ये कहा गया था, हम चाइना से अभी वो नहीं कर रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का, डर लग रहा है अभी। स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी में, जाँच-पड़ताल में कि साले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके कहीं हमारा डेटा जो है हमसे चुरा ना ले जाएँ, है ना? तो ये सब इश्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है, बस। अब चाइनीज़ एक्सपर्टीज़ पर जो है बात हो रही है, तो चाइनीज़ का एफडीआई इनफ्लो जो है वो बढ़ गया है। 20वां लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूटर इंडिया का जो है वो चाइना है, राइट? और मात्र 0.43% शेयर जो है वो का पोटेंशियल हम लोग को इसकी ग्रोथ में देखने को मिल रहा है, राइट? तो कहीं न कहीं देखो ये गेमर है एक प्रकार का, ये स्ट्रैटेजिस्ट है चाइना। ये मतलब दीमक जो होता है ना, जो है वो लकड़ी के अंदर घुस के पूरी लकड़ी खराब कर देता है, फर्नीचर खराब कर देता है, बस ये वही है कि एक बार जब घुस गया तो वो खराब करेगा अंदर ही अंदर, पता भी नहीं लगेगा और जब पता लगेगा तब देर हो चुकी होगी। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी हम लोग को देखने को मिलती है, कंट्री जैसे कि मैक्सिको, वियतनाम, नाम, ताइवान, साउथ कोरिया, ये बेनिफिट ले रही है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का, राइट? और इंडिया जो है उसका लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है, लेबर कॉस्ट है वो काफी कम है इंडिया के अंदर, सपोर्टिव पॉलिसीज हैं, राइट? तो ये इस स्ट्रैटेजी से बेनिफिट जो है वो लिया जा सकता है। तो ये सब इश्यूज हैं। स्किल गैप्स इंडियन वर्कर्स में देखने को मिलता है, जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बताया। चाइनीज प्रोफेशनल जो है वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं, केपेबल होते हैं कि वो 150 आइटम जो है वो सेम रिसोर्सेज के प्रोड्यूस कर सकें, जो कि इंडियन वर्कर्स 100 प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि जहां इंडियन वर्कर्स का पोटेंशियल 100 आइटम बनाने का है, वहां पर उनका 150 का है, राइट? स्किल गैप इंडियन फैक्ट्री वर्कर जो है और चाइनीज फैक्ट्री वर्कर्स में स्किल गैप है। चाइनीज ज्यादा बेटर है, राइट? अभी के लिए, बाद में हम लोग हो जाएंगे, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिलती है ना, चाइना प्रॉपर ट्रेन करके बैठाता है। तो यहाँ पर भी अब ट्रेनिंग का कल्चर जो है वो शुरू कर दिया हम लोगों ने। और एजुकेशनल प्रोग्राम भी हमारा वैसा नहीं है, जो मैं आपको हमेशा बोलता आ रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज को जिस तरीके की एजुकेशन की आवश्यकता है वो एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा। बट हाँ ठीक है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके थ्रू हमने काफी सारे चेंजेस जो है वो किए हैं, जिसका फायदा 2030 से मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट को हम लोग जो है वो बढ़ा रहे हैं। ईस्ट एशिया एशियन डेवलपमेंट स्टोरी डेमोन्स्ट्रेट करती है कि फॉरेन एक्सपर्टीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो इसलिए तो हम लोग इन लोग को बुला रहे हैं, चाइनीज टेक्नीशियन को, कि हमें आकर आकर ये काम करे, उस काम को देखकर हम जो है वो सीख जाए। ये हमारी अच्छी वो रहती है कला इंडियंस की, कि देखकर चीजों को सीखना। मैं देखता हूँ ना ये चीज, मैं जैसे अपने फादर को देखता हूँ, आपके यहाँ भी होगा, आपने देखा होगा कि अपने जो पापा लोग जो होते हैं, राइट, ये लोग अक्सर जो है देखना कि कोई भी आ रहा, जैसे कूलर वाला आया, कूलर सी ठीक करना है, तो वो आके साइड में खड़े हो जाएंगे, देखते रहेंगे, राइट? अब फिर अगली बार जब कूलर खराब होगा बोलेंगे नहीं नहीं फोन मत करो, रुको 2 मिनट तो जरा, मुझे अभी ठीक करके देता हूँ। और ये होता है, मैंने देखा है। हाँ बट कई बार गड़बड़ी हो जाती है, पहले पूरा खोल खाल दिया जाता है, फिर वो जुड़ता नहीं है, फिर बुलाया जाता है उसको, फिर वो आके बोलता है देखो कर ली कलाकारी। तो ऐसा होता है, मेरे मेरे घर पे तो बहुत होता रहता है कि कोई भी चीज खराब हो रही है, चाहे वो नल खराब हुआ, मतलब मेरे घर पे पापा सब ऑलराउंडर है, इलेक्ट्रीशियन का काम भी जान गए हैं वो इसका भी, प्लम्बर का भी, मतलब फर्नीचर्स का भी, मतलब सब कुछ ऑलराउंडर। अभी बीच में गाड़ी ठीक कर रहे थे, मैंने कहा भैया ये काम तो छोड़ दो, मैकेनिक के लिए है। बोलता नहीं नहीं अभी ठीक करके देता हूँ, कर भी दिया यार वाकई में उनने। मेरा एक्सीडेंट जब हुआ था बीच में, मतलब छोटा सा था, वो एक गाय जो है वो आपस में भिड़ रही थी, वो आके कूद गई गाड़ी में, तो एक तरफ का गेट जो है वो हो गया, अंदर दब गया, तो उसके कारण वो क्या कांच खुल नहीं रहा था। तो उनने बोला रुको अभी मैं ठीक करके देता हूँ, थोड़ी देर तक बाहर खड़ा के, मुझे लगा यार मैंने इतनी कोशिश कर ली, खुल नहीं रहा है, इनसे क्या खुलेगा यार। और लिटरली भाई उन्होंने खोल दिया। बोलते अब जाके चेक करके आ। मैंने चेक किया तो मजा आ गया, मैंने कहा गजब, मैंने ये कैसे किया? मतलब थोड़ा टैलेंट लगता है उन सब चीजों के लिए। तो वो सब चीजें हैं। एनीवेज, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग हमें देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडस्ट्री, अब मैंने बोला जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसके सोल्यूशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसका सोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल विजिट जो है वो करवाओ, एक्सपर्टीज की, एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म लेकर आओ, तो ये सब चीजें। अब देखो लिक्विडिटी चैलेंजेस इंडियन बैंकिंग के अंदर, इसकी यहाँ पर जो है बात हो रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चिंता जो है वो व्यक्त करी है कि भाई आज की डेट में डिपॉजिट ग्रोथ और क्रेडिट एक्सपेंशन जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर उसमें गैप है, मतलब कि जितना पैसा आ रहा है और जितना जा रहा है उसके बीच में गैप है। इस रिस्पॉन्स में आरबीआई ने बैंक को कहा कि भाई आप एक इनोवेटिव स्ट्रेटजी लेकर आओ डिपॉजिट बढ़ाने के लिए, राइट? और ऑल्सो टाइट करो
रूल्स रेगुलेशंस को हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो जाता है भाई, घर घर बनाने के लिए, तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा पैसा इसी में तो लगता है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जिसको सीडीआर के नाम से भी हम लोग जो है वो जानते हैं, ये हाईएस्ट लेवल पर है पिछले 20 सालों में। बैंक का डिपॉजिट जो है वो बढ़ा है 11.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि साल दर साल के हिसाब से 11.1% बैंक के अंदर डिपॉजिट बढ़ा है। और क्रेडिट ग्रोथ जो है वो 17.4% हो गया, यानी कि लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग, डिपॉजिट कम है। तो ये जो ग्रोथ रेट के अंदर डिस्पैरिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके कारण डिपॉजिट और लोन्स के बीच में गैप आ गया है, और इसके कारण लिक्विडिटी चैलेंज हम लोग को देखने को मिल रहा है। देखो यार, मार्केट के अंदर ज्यादा पैसा आएगा तो इससे क्या होगा, मुद्राफीसदी होगी, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि सबके पास ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा चीजें परचेज करेंगे, डिमांड सप्लाई का गैप, और आपको पता है डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ना ही है। तो बैंक जो है वो रिलाई कर रही है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के ऊपर और दूसरी लाइबिलिटी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अपनी डिमांड को, ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए क्रेडिट की, यानी कि लोग लोन ले रहे हैं तो ये लोग शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पर ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसी प्रैक्टिस जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर लिक्विडिटी रिस्क जो है वो डाल सकती है। इसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पर जो है वो काम करना पड़ेगा। हाउस होल्ड जो है वो सेविंग से ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के तौर पर देखना पड़ेगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स। अब जैसे एग्जांपल, बैंक के पास जो पैसा है, उस बैंक को अपने पैसे को जो है वो इन सब चीजों में डालना है, म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक्स में, इंश्योरेंस में, पेंशन फंड में, जैसे कि बैंक को रिटर्न, इंटरेस्ट जो है वो ये सब चीजें मिलती रहे, ये बात यहाँ पर की जा रही है। और 11.5% जो जीडीपी का था 2020-2021 में, ये 5.1% हो गया 2022-2023 में, मुद्राफीसदी के बढ़ते हुए, इन्फ्लेशन के बढ़ते हुए, और इसके कारण से और कम डिपॉजिट ग्रोथ हम लोग को देखने को रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आजकल लोग बैंक में, अब जैसे बोलते नहीं कि सैलरी आई और एकदम से खत्म, या पैसा आ रहा है बिजनेसमैन के पास एकदम से खत्म, क्यों हो रहा है? क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं महंगाई के कारण। और इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट? ठीक है, स्टॉक मार्केट की तरफ तो आजकल लोग ज्यादा जा ही रहे हैं, बट देखो यार, अननेसेसरली किसी के बोलने पर पैसा मत लगाना, ये मेरी राय है। आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कैलकुलेटिव तरीके से, पहले पढ़ो समझो फिर इन्वेस्टमेंट करो, एकदम किसी के कहने पर मत करो। फिर इसके अलावा कुछ पोर्शन डिपॉजिट का जो हम लोग को देखने को मिलता है वो सीआरआर, एसएलआर के तौर पर नजर आता है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि ये सीआरआर और एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। तो ये मिसमैच हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की सख्त आवश्यकता है, इसी चीज पर स्ट्रेस जो है वो डाला है आरबीआई ने। बस ये टॉपिक था, ये न्यूज थी। बैंक जो है वो ना ही सिर्फ कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, बल्कि हाई रिटर्न इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर के साथ। ये हाई रिटर्न इक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, जैसे भाई आप बैंक में डिपॉजिट करने की जगह म्यूचुअल फंड में डाल दो, आपको बैंक के जो इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है, लोग अपने पैसे को जो है वो कहीं और डाइवर्ट जो है वो कर रहे हैं बैंक की जगह। तो ये बैंक के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंपटीशन का। बैंक टू बैंक तो एक प्रॉब्लम होता ही है कि यार ये वाला बैंक इतना इंटरेस्ट जो है वो दे रहा है, ये वाला बैंक उतना इंटरेस्ट दे रहा है सेविंग अकाउंट में, क्योंकि हम सेविंग अकाउंट में पैसे डालते तो इंटरेस्ट आता है ना, या एफडी बनाते हैं तो हम लोग को जो है वो इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? तो रिटर्न मिलते हैं। तो ऐसे रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स भी अच्छे खासे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो लोग अपने पैसे को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं बैंक को छोड़कर। तो इसलिए बैंक को भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए बैंक आज की डेट में जो है वो लिक्विडिटी का शिकार जो है वो बन गया है। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने सबसे पहली चीज तो ये कही कि बैंक को अपने काम से काम में मतलब रखना चाहिए, यानी कि बैंक का काम जो है वो पैसा डिपॉजिट करने का और लोन देने का, तो बैंक उस तक ही सीमित रहे, और अपनी ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस को जो है वो एक्सपेंड करो, पर्टिकुलरली उन क्षेत्रों पर जो क्षेत्र गांव क्षेत्र वाले हम लोग को देखने को मिलते हैं, और अपने नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, राइट? ओवरऑल जो डिपॉजिट इनफ्लो है उसको इंक्रीज करो कि ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट जो है वो बैंक में जमा किया जाए, राइट? तो इस तरीके की अप्रोचेस जो है वो अपनाओ। बैंक जो है वो अट्रैक्ट करे नए नए कस्टमर्स को, उनको नए नए ऑफर्स दे, मोटिवेट करे कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने बैंक में डाला जाए, राइट? लॉक इन पीरियड को कम करो, क्योंकि कई बार होता है ना कि 4-4 साल 5-5 साल लॉक इन पीरियड एफडी वगैरह के लिए, तो बोल रहे हैं कि उसको कम करो, उससे लोग अट्रैक्ट होकर डालेंगे ज्यादा पैसा यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं, बस इसके बारे में ही बात हुई है। और आरबीआई ने भी कुछ रेगुलेशंस की बात करी, जैसे कि बोला कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, तो वो भी पब्लिक डिपॉजिट को जो रेज कर सकती हैं, क्योंकि देखो हाउसिंग फाइनेंस में सबसे ज्यादा पैसा आता है ईएमआई के तौर पर, कि बड़ा एक अमाउंट होता है, लोन के तौर पर भी बढ़ा जाता है, बट उसके इंटरेस्ट के तौर पर भी आता है। आपको पता है कई बार 50 लाख का लोन जब आप लेते हो लंबे समय के लिए, राइट, 20-30 साल के लिए, तो 50 लाख का लोन जो है बढ़कर डबल से भी ज्यादा हो जाता है, 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख तक भी पहुंच जाता है कई बार।
राइट? तो ऐसी चीजें होती हैं, तो इसलिए इस पर बताया गया कि आप डिपॉजिट टेन्योर को जो है वो रिड्यूस करो, ये सब चीजें आरबीआई ने बताई। तो अभी अपने लिए अभी उतने लिए काम की नहीं, क्योंकि आप बैंकिंग की तैयारी जो है वो नहीं कर रहे हो। आपको ऐसे एक आइडिया होना चाहिए कि अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि डिपॉजिट और लोन्स में जो है वो गैप चल रहा है अभी एक। अब ग्राउंड लेवल ओजोन, एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली चीज तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन की, अच्छा ओजोन अच्छी होती है बुरी होती है? मैं लिखता हूं, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं, ओजोन लेयर इज वेरी वेरी हार्मफुल, फुल स्टॉप। ओजोन की परत जो है वो अति हानिकारक है, नुकसानदायक है। बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ओजोन जहर होता है, पता है आपको, O3। हालांकि ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सभी लोग आप लोग जानते हो। यूवी रेडिएशन सी जो होती है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करके जो है वो रखता है कौन? ओजोन लेयर। और इसलिए कहा जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो हमारी धरती के किस लेयर पे, बताओगे आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, कहां पर है? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर पे हम लोग को जो है वो ओजोन लेयर देखने को मिलती है। बट धरती पर भी एक ओजोन लेयर जो है वो बन जाती है सूर्य की किरणों के साथ, जब ये पेंट जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, पेंट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, या फिर जो स्मोक जो होता है उसके अंदर काफी सारे प्रदूषक होते हैं, वो रिलीज होते हैं। तो उससे भी ओजोन लेयर जो बनती है वो ग्राउंड लेवल की ओजोन लेयर होती है। सो रिपोर्ट ने अभी हम लोग को देखने को रहा है कि स्टडी जो है वो कंडक्ट हुई सीएसई के द्वारा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा, जिससे रिवील किया है कि काफी तेजी से ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है काफी सारी सिटीज के अंदर, इंडिया के अंदर। दिल्ली एंड एनसीआर यहाँ पर टॉप पर हम लोग को देखने को मिल रही है, हाईएस्ट ग्राउंड लेवल ओजोन हम लोग को देखने को मिल रहा है। और भी काफी सारे मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं जहां पर ओजोन लेयर बहुत वरींग लेवल पर जो है पहुंच गया, यानी कि बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से हेल्थ को काफी नुकसान जो है वो हो सकता है। दिल्ली एनसीआर के अंदर 166 डेज 176 डेज ओजोन ग्राउंड लेवल ओजोन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज देखो, वैसे आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो हाई ओजोन बढ़ गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड लेवल ओजोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम लोग पोल्यूशन ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये सब आंकड़ों की आपको जरूरत नहीं है याद रखने की, लिखने की। ग्रीन एरियाज बुरी तरह से जो है अफेक्ट हो गए हैं, हरे भरे एरियाज, राइट। और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो ओजोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि देखो कुछ सिटीज में ज्यादा पॉल्यूशन, कुछ में कम है। यस, तो ये चीज है। अब इससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती हैं, जैसे कि अस्थमा, राइट। तो ये सब प्रॉब्लम्स, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हम लोग कहते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। लंग्स प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रीदिंग इश्यूज हो सकता है। बच्चे हुए, बूढ़े हुए, राइट, जिनको प्री एग्जिस्टिंग रेस्पिरेटरी कंडीशन जो है वो रिस्क पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है क्रॉप की हेल्थ को भी जो है वो खराब कर देता है। ठीक है, तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन जो है ये बनाया गया एक सिलिकल केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसके अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इन्वॉल्व है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इन्वॉल्व है, सनलाइट की प्रेजेंस। ये चीज ध्यान में रखना, ये लिखने वाली चीजें हैं। वैसे जो स्टूडेंट हमारे जीएस की क्लास में, आपको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरी चीज आपकी वहां पर कवर करवा दी जाती है। ठीक है, एक्सपेंड किया जा रहा है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो है वो हो रही है, इंप्लीमेंट किया जा रहा है अर्ली वार्निंग सिस्टम दिल्ली के अंदर, जो हेल्प करता है ओजोन पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं, बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। डॉक्टर विक्रम साराभाई के से रिलेटेड एक टॉपिक है। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है वो, उन्होंने इसरो को जो है स्टैब्लिश किया है, और पीआरएल को, यानी कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी को, ट्रांसफर जो है वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी का फ्रांस से हुआ है, ना कि सोवियत यूनियन से, क्योंकि इसमें सेकंड वाले पॉइंट में सोवियत यूनियन था। तो याद रखिएगा, साराभाई के कंट्रीब्यूशन के अंदर हमें देखने को मिला कि वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो सोवियत यूनियन से जो है वो इंडिया लाई गई। ठीक है, तो ये गलत है, फ्रांस से जो है वो इंडिया लाई गई वाइकिंग इंजन टेक्नोलॉजी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो है वो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1966 में, और पद्म विभूषण से पोस्टमसली 1972 में। नील कुरिंजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12 साल में उगने वाला जो है वो एक फूल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल सही, नील कुरिंजी जो है वो हम लोग को वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है, पाया जाता है मेनली। ये वल्नरेबल कैटेगरी में है आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर, और 12 साल में एक बार उगने वाला ये फूल है। और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के कारण इसको बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। अब ग्राउंड लेवल ओजोन से रिलेटेड ही एक टॉपिक है, क्वेश्चन है मेंस का, इसका आंसर लिखकर जो बताइएगा।